नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। टारगेट विद रोहित चैनल में आपका स्वागत है। मैंने एक इंट्रो वीडियो डाला था, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपको। आप लोगों से जैसा कि मैंने वादा किया था कि 23 अप्रैल से हमारे वीडियो अपलोड होने लगेंगे यूट्यूब चैनल पर। 23 अप्रैल आज हमारा हिस्ट्री का एक वीडियो 20 या 30 मिनट का अपलोड होगा। हिस्ट्री हमारे अनुज सर द्वारा पढ़ाई जाएगी, जैसा कि मैंने उस दिन टाइम टेबल में भी बताया था आप लोगों को। हिस्ट्री अभी आज से हिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी और 25 से पॉलिटी की क्लास अशोक पाल द्वारा संचालित की जाएगी। ठीक है, मैं बुलाना चाहूंगा अनुज सर को। कृपया चैनल को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। प्लीज कम अनुज सर। धन्यवाद रोहित सर। जैसा कि आप लोगों ने रोहित सर के द्वारा सुना कि आज से हमारी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल की शुरुआत हो रही है। आज से हमारी पहली क्लास हिस्ट्री की क्लास शुरू होगी। तो चलते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ, देखते हैं इतिहास में इतिहास क्या है। तो इतिहास आज का चैप्टर्स है इतिहास। अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो इत का मतलब होता है बीता हुआ। इत का मतलब होता है बीता हुआ। और हास का जो मतलब होता है वो होता है घटना। हास का मतलब होता है घटना। तो दोस्तों कह सकते हैं जो घटना बीत गई है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। जो घटना बीत गई है उसी को हम इतिहास कहते हैं। अगर इसके आगे की बात की जाए तो इसके बाद इतिहास में आ जाता है कि इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। इनकी पुस्तक की बात की जाए तो इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है। दोस्तों जो भी हमारे चैनल को पढ़ रहे हैं, जो दोस्त हमारे चैनल को पढ़ रहे हैं, हमारे उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे इस विषय को पढ़ के नोट्स बनाते चलें, जिससे कभी भी अगर आप ये कोर्स पढ़ना चाहें तो रिवाइज हो जाए। तो इतिहास के जनक है हेरोडोटस। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है। कुछ दोस्त हमारे सोच रहे होंगे सर इतिहास आपने इतिहास से पढ़ाना शुरू किया है तो इतिहास तो सर एग्जामों में पूछी नहीं जाती, अब तो वो जमाना चला गया, इतिहास तो आती नहीं है। तो हम उन दोस्तों से कहना चाहेंगे कि जो सिलेबस में है क्या हम उसको नहीं पढ़ेंगे? जो सिलेबस में है क्या उसको हम नहीं पढ़ेंगे? तो किसी ने कहा है कि जब इतिहास पढ़ोगे तभी इतिहास रचोगे। जब इतिहास पढ़ोगे तभी इतिहास रचोगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगर हेरोडोटस की बात की जाए तो हेरोडोटस यूनानी थे। कहां के थे? यूनानी थे, यूनान के रहने वाले थे। अगर इसके आगे देखा जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जाएं तो एक चीज और याद आती है कि हमारा पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 ईस्वी में एथेंस यूनान में हुआ था। अगर करंट की बात की जाए तो एक करंट का क्वेश्चन यहीं से आता है कि इंटरनेशनल बुक राजधानी 2018 भी एथेंस यूनान को चुना गया। तो दोस्तों से यही कहना है कि सारे नोट्स बनाते चलें। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आपके लिए कलेक्ट करके लाए हैं। तो आगे देखते हैं कि इतिहास का विभाजन आगे जो हम लोग देखेंगे, इतिहास का विभाजन। आगे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इतिहास का विभाजन। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में प्राचीन भारत,
सेकंड नंबर की बात की जाए तो मध्यकालीन भारत। थर्ड में बात की जाए तो आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो हमारे मध्यकालीन भारत, और इससे भी ज्यादा हमारे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आधुनिक भारत में तो इतिहास की विभाजन की बात की जाए तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है। एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि इतिहास का विभाजन, कि इतिहास को 3 भाग में बांटने का श्रेय किसको जाता है। तो जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन इतिहासकार थे। उनका जो नाम था वो था क्रिस्टोफ शेलियरस। क्या था? जर्मन थे, क्रिस्टोफ शेलियरस, जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा। जर्मन इतिहासकार हमारे क्रिस्टोफ शेलियरस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। अगर विभाजन की बात की जाए तो इतिहास का विभाजन धर्म के अनुसार हुआ। किसके अनुसार हुआ? धर्म के अनुसार। धर्म के अनुसार इतिहास का विभाजन हुआ। इसके बाद अगर बात की जाए प्राचीन भारत तो इसमें हिंदुओं का इतिहास लिखा गया है। क्या है? हिंदुओं के इतिहास के रूप में इसका विभाजन हुआ। हिंदुओं का इतिहास। मध्यकालीन भारत की बात की जाए तो मुस्लिमों का इतिहास। इसमें क्या है? मुस्लिम। अगर हमारे आधुनिक भारत की बात की जाए तो इसमें ईसाइयों के इतिहास के बारे में लिखा है। क्या? ईसाई के इतिहास के बारे में लिखा है। तो दोस्तों से हम चाहेंगे जो हमारा चैनल देख रहे हो और जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो साथ सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आगे देखते हैं सिलेबस में जो भी है। सिलेबस अब इसके ये इतिहास का विभाजन आपका कंप्लीट हो गया। अब सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में आपके प्राचीन भारत, सेकेंड में है प्रागैतिहासिक भारत, थर्ड में है सिंधु सभ्यता, फोर्थ में है वैदिक सभ्यता। इसके बाद ये आपका सिलेबस है जो बारी बारी से आपको पढ़ाया जाएगा। महाजनपद आ जाते हैं फिर उसके बाद महाजनपद। इसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और इसके बाद आ जाता है शैव धर्म। ये आपका सिलेबस है जो आपको पढ़ाया जाएगा। शैव धर्म, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत। तो ये आपका रहा सिलेबस जो आपको नित्य डेली के डेली
आपको पढ़ाया जाएगा और कोई भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे, कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे आपके। कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। जिन दोस्तों को लगता है इतिहास पढ़ना बेकार है, तो उनसे हम चाहेंगे कि आपके सिलेबस की जो चीजें हैं, आपके जो सिलेबस की चीजें हैं, इनको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। भले ही आप इनको कम पढ़ें, एक बार ही पढ़ें, दोबारा ना पढ़ें, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसके बाद जब हम आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत को पढ़ाएंगे, जब हमारा प्राचीन भारत खत्म होगा, उसके बाद हमारा जो मध्यकालीन भारत आएगा, आधुनिक भारत आएगा, उसके बाद हम उन क्लासों को इतनी अच्छे तरीके से क्लियरिटी करके आपको समझाएंगे, बताएंगे, जिससे आपको ये लगे कि नहीं, हाँ सर, अच्छा आपने अच्छा पढ़ाया है, सर अच्छा पढ़ाया है। तो चलिए, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत है। तो देखिए, प्राचीन भारत में इतिहास के स्रोत क्या क्या है। तो हमें जो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है वो चार जगहों से मिलती है। फर्स्ट में आता है हमारा धर्म ग्रंथ। सेकेंड में आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। थर्ड में आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या होता है? विदेशी यात्रियों का विवरण। आप लोग राइटिंग पर थोड़ा ध्यान ना दें दोस्तों। राइटिंग से क्या होता है, सिर्फ आप क्वेश्चन समझिए, राइटिंग से कुछ नहीं है। राइटिंग तो थोड़ी सही या खराब होती रहती है, क्योंकि फर्स्ट क्लास है। फोर्थ में होता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ये भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। हमें धर्म ग्रंथ से जानकारियां भारतीय इतिहास की मिलती हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलती हैं। विदेशी, जब हम लोग विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ते हैं तो वहां से भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं, जब हम लोग उनको देखते हैं, उनको समझते हैं, तो जान पाते हैं कि ये ऐसा ऐसा पूर्व में बीते हुए काल में ऐसा ऐसा हुआ है। तो यहाँ से हमें जानकारियां मिलती हैं। जब हमने देखा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, तो एक क्वेश्चन यही एग्जाम में आता है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारतीय पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के पितामह, भारतीय पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय जो पितामह है या जनक है, उनका नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या है? कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो चलिए, अब टॉपिक आ जाता है हमारा धर्म ग्रंथ कि धर्म ग्रंथ क्या है। दोस्तों, धर्म ग्रंथ जो हमारे हैं, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो हमारे हैं वो वेद हैं। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हमारे वेद हैं। तो दोस्तों, सब लोगों को पता होगा, सिंपली क्वेश्चन है कि वेद कितने होते हैं। तो वेद 4 होते हैं। वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनको बताना नहीं चाहिए था, लेकिन सिलेबस में है तो माइंड में चीजें कंफर्म होती चलती चले, क्योंकि नोट्स बाय नोट्स बनाने में कोई तकलीफ ना हो। तो धर्म ग्रंथ हमारे वेद हैं। एक क्वेश्चन से यहीं से आता है कि इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। दोस्तों, संहिता, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ये बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चलिए देखते हैं। वेदों के विषय में थोड़ी जानकारी सिलेबस में है, तो पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके। उसके विषय में जानकारी लेते हैं। जो भाई सोच रहे होंगे नहीं सर ये इतिहास में वेद कहाँ आते हैं, पुराण कहाँ आते हैं, तो एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि
आप क्या पढ़ रहे हो, कुछ भी आ सकता है, सिलेबस है। तो दोस्तों से यही है कि पढ़ें, ज्यादा ये ना सोचे कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, तो सिलेबस को तो पढ़ना ही पड़ेगा एक बार आपको। तो जो सबसे पहला वेद है वो है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में अगर बात की जाए, ऋग्वेद के विषय में संक्षिप्त जानकारी लेकर हम लोग चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ना है हम लोगों को, हल्के से हल्का सारे वेद 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस नॉलेज में डाल के सिलेबस में आगे निकलना है। तो ऋग्वेद में कभी कभी पूछ लिया था कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10। कितनी सूक्ति हैं? तो 1028 सूक्ति हैं। कितनी ऋचाएं हैं? तो 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं हैं। अगर बात की जाए इससे आगे की, तो यहीं देख लीजिए, अभी जगह है। जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ता है, क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि इन ऋचाओं को पढ़, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, मतलब जो ऋचाएं पढ़ता है मुनि या ऋषि, उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों उसको कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। नोट्स बनाते चलिए आप लोग, होत्री कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ता है, जो महात्मा या ऋषि, उसको होत्री कहते हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चंस और पूछ दिए जाते हैं कि गायत्री मंत्र, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो लिखा गया है, गायत्री मंत्र सभी दोस्त जानते हैं। गायत्री मंत्र, इसके विषय में कभी कभी क्वेश्चन यहां से निकलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो गायत्री जो मंत्र है वो तीसरे मंडल में है। किसमें है? तीसरे मंडल में है। पूछ दिया जाता है कि ये जो गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है या किसके लिए लिखा गया है? तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता और सावित्री देवी के लिए समर्पित है। सूर्य देवता, सावित्री देवी, सावित्री देवी को समर्पित है। यहीं से क्वेश्चन और पूछा जाता है। सोम देवता का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में 9वें मंडल में, कौन से मंडल में? 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। किनका है? सोम देवता का। सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में एक शब्द और प्रयोग हुआ है, बार बार प्रयोग हुआ है वो शब्द ऋग्वेद में। उसको कहीं कहीं पर अधन्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अधन्य। अधन्य लिखा जाता है कहीं कहीं पर, या कहीं पर अधन्या लिखा होता है। क्या लिखा होता है? अधन्या। तो ये शब्द प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, ये गाय के लिए प्रयोग हुआ दोस्तों। किसके लिए? गाय के लिए। गाय के लिए प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद शॉर्ट में है, 2-3-4 चीजें सब पढ़ते चलें। यजुर्वेद देखेंगे हम। तो चलिए आज हमारी जो क्लास है वो यहीं तक दोस्तों। आगे हम कल रात को यजुर्वेद से आगे कल सिलेबस पढ़ाएंगे। तो दोस्तों जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों जय हिंद।